दिसंबर 1999 लाहौर। एक शख्स ने अखबार के दफ्तर को खत लिखा। इस खत में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। दिस वॉज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट वॉज अ नेशनल ट्रेजेडी। और जब पुलिस इसके घर पहुंची तो उन्होंने जो देखा, इसने तजर्बाकार अफसरों को भी हिला कर रख दिया। आज हम इस केस की बात करेंगे, मगर सिर्फ वाकया नहीं बल्कि ये समझेंगे कि ऐसा इंसान कैसे बनता है, निजाम नाकाम क्यों होता है और हम बतौर माशरा इंसानियत से क्या सीख सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से केसेस ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को एक साथ हिला दिया। जावेद इकबाल का केस इन्हीं में से एक है। 1999 का पाकिस्तान आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं थे और सबसे अहम बात, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए कोई बाकायदा सरकारी निजाम मौजूद नहीं था। ये वो पस मंजर है जिसमें सानिया मुमकिन हुआ। बट दिस इज द वेयर स्टोरी गेट्स डार्कर, क्योंकि ये सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे निजाम की कहानी थी जिसने इसको रोका नहीं। जावेद इकबाल कौन था? जावेद इकबाल मुगल लाहौर के इलाके शादबाग का रहायशी, एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स। कारोबार जंजीरें बनाना, बज़ाहिर एक आम मोहल्लेदार। हमसाए इसे जानते थे, लोग इससे मिलते थे, कोई नहीं जानता था कि इस आम चेहरे के पीछे क्या है। Evil doesn't always look evil, और यही इस केस का सबसे खौफनाक पहलू है कि वो आपके मोहल्ले में रह सकता है, आपकी गली में चल सकता है और आपको कभी पता ना चलता। क्रिमिनोलॉजी में इस तरह के मुजरिम को ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर कहा जाता है, यानी वो शख्स जो मनसूबाबंदी से काम करे, जो अपने जज्बात को छुपाना जानता हो और जो मुआशरे में नॉर्मल नजर आता हो। तहकीकात के मुताबिक जावेद इकबाल ने 1998 के आखिर और 1999 के दरमियान में लाहौर में बेघर और सड़कों पर रहने वाले बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। ये वो बच्चे थे जो पहले ही जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे, जिनके खानदान गुर्बत में डूबे हुए थे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। इसने इन्हें खाने, पनाह या काम का लालच देकर अपने घर बुलाया और फिर वो बच्चे वापस नहीं आए। What happened next shocked the entire nation। इनके खानदानों ने तलाश की, रिपोर्टें लिखवाई, मगर किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। और यहाँ पर सवाल आता है, पुलिस नाकाम रही। पुलिस क्यों नाकाम रही? ये वो सवाल है जो आज भी तकलीफ देता है। जब बच्चे लापता होने लगे, रिपोर्टें कहाँ गई, तहकीकात क्यों नहीं हुई? इसका जवाब 3 हिस्सों में है। पहला, ये बच्चे समाजी तौर पर कमजोर थे, गरीब थे, बेघर थे, बेसहारा थे। तल्ख हकीकत ये है कि ऐसे बच्चों की गुमशुदगी को अक्सर अपने आप चले गए समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरा, इस वक्त कोई मरकज डेटाबेस नहीं था जो मुख्तलिफ थानों में आने वाली गुमशुदगी रिपोर्ट्स को आपस में जोड़ सकते। हर रिपोर्ट अलग थाने में, अलग फाइल में बंद हो जाती थी। तीसरा, वसाइल की कमी और तरजीहात का मसला। जब निजाम पहले से ही बोझल हो, अक्सर वो आवाज सुनी जाती है जो सबसे ऊंची हो, और ये बच्चे, इनकी आवाज सबसे धीमी थी। द सिस्टम फेल्ड बिफोर द किलर डिड। ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं थी, ये एक मुकम्मल निजाम की नाकामी थी। 100 बच्चों के कत्ल के दावे की हकीकत। अब बात करते हैं इस दावे की जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया। जावेद इकबाल ने खुद अपने खात में 100 बच्चों के कत्ल का दावा किया। पुलिस तहकीकात में बड़ी तादाद में शिनाख्तों की तस्दीक हुई, मगर यहाँ एक जरूरी बात समझनी है। क्रिमिनोलॉजी में एक असूल है, मुजरिम का अपना बयान हमेशा मुकम्मल सच नहीं होता। कुछ मुजरिम अपने जराइम को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, शोहरत के लिए, खौफ पैदा करने के लिए या नफ्सियाती तस्कीन के लिए। तमाम केसेस की मुकम्मल फोरेंसिक तस्दीक मुमकिन ना हो सकी, मगर जो तादाद साबित हुई वो इस मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। हर नाम एक बच्चा था, हर बच्चे के पीछे एक खानदान था और हर खानदान आज भी इस दर्द से जी रहा है। दिसंबर 1999 जावेद इकबाल ने बेयक वक्त 2 जगह खत भेजे, अखबार जंग को और पुलिस को। इस खत में ना सिर्फ अल्फाज थे, इसने शवाहिद भी फराहम किए, तस्वीर, डायरी जिसमें इसने खुद रिकॉर्ड रखा था और वो हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे। दिस इज द पार्ट दैट मेक्स योर ब्लड रन कोल्ड, कि इसने ये सब खुद भेजा, खुद। क्रिमिनोलॉजी में इसे कहते हैं थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, यानी वो मुजरिम जो पकड़े जाने की ख्वाहिश रखता हो, जो चाहता हो कि दुनिया इसके जराइम को जाने। ये नफ्सियाती तौर पर एक इंतहाई परेशान कुन रवैया है, क्योंकि ऐसा शख्स रुकता नहीं जब तक कोई इसे रोके ना, जब तक इसको कत्ल ना कर दिया जाए। जब पुलिस इसके घर पहुंची तो जो उन्होंने वहां देखा, इसने इस केस को पाकिस्तान की तारीख का सबसे हौलनाक जुर्म बना दिया। खत भेजने के बाद जावेद इकबाल फरार हो गया, मगर चंद हफ्तों बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2000 में अदालत ने फैसला सुनाया, सजाए मौत। मगर इस अंदाज में जिस तरह इसने उन बच्चों को कत्ल किया, ये सजा बाद में कानूनी हलकों में मुतनाज़ा रही। कई माहिरीन कानून ने इस पर एतराज़ात उठाए, मगर मुतासरा खानदानों के लिए कोई भी सजा काफी नहीं थी। कोई भी फैसला इनके बच्चों को वापस नहीं ला सकता था। अक्टूबर 2001, कोट लखपत जेल लाहौर। जावेद इकबाल अपनी कोठड़ी में मुर्दा पाया गया। सरकारी बयान था,
خودکشی۔ مگر اس واقعے کے گرد سوالات اٹھتے ہیں، جیل کے حالات کیا تھے، آخری گھنٹوں میں کیا ہوا، سرکاری تحقیقات کا شفاف نتیجہ کب سامنے آیا۔ We may never know the full truth of what happened that night۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مستند صحافت اور بے بنیاد قیاس آرائی کے درمیان لکیر کھینچنی پڑتی ہے۔ جو ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور جو ثابت نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اب سب سے اہم سوال، ایسا انسان کیسے بنتا ہے؟ کرمنل سائیکالوجی کے مطابق سیریل افینڈر کا کوئی بھی ایک فارمولہ نہیں ہوتا، مگر چند مشترکہ عناصر نظر آتے ہیں۔ پہلا عنصر، اپنے شکاروں کو انسان نہیں سمجھتا۔ جاوید اقبال نے جن بچوں کو قتل کیا، جن بچوں کو نشانہ بنایا، وہ تھے جنہیں معاشرے نے پہلے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ غریب، بے گھر، بے سہارا، اس کی نظر میں اور بدقسمتی سے نظام کی نظر میں بھی وہ انویزیبل تھے۔ دوسرا عنصر، پاور اینڈ کنٹرول۔ ایف بی اے کے مطابق سیریل کلر کے اندر کنٹرول کی شدید خواہش ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں سے بے اختیار محسوس کرتے ہیں، اور وہ اپنے جرائم کے ذریعے اس احساس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تیسرا عنصر، کنفیشن۔ اس نے خود خط لکھا، خود شواہد بھیجے، اور یہ انٹیلیجنس کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک ایسے شخص کا رویہ تھا جو نفسیاتی طور پر توجہ کا بھوکا تھا، جو چاہتا تھا کہ دنیا اسے دیکھے، جو چاہتا تھا کہ اس کا کام جانا جائے۔ This is not the glorification, this is understanding۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسے لوگوں کو پہچانا جا سکے۔ یہ کیس ہمیں 3 سبق دیتا ہے۔ پہلا، بے گھر اور سڑکوں پر رہنے والے بچے ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہیں۔ جب تک ان کے لیے باقاعدہ نظام نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آسان شکار ہوں گے۔ دوسرا سبق، گمشدگی کی رپورٹ کو سنجیدہ لینا ہوگا، چاہے بچہ کسی طبقے سے ہو۔ ایک مرکزی نظام، ایک مضبوط رد عمل، یہ ضرورت آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تیسرا سبق، کرمنل سائیکالوجی اور فورینسک سائنس کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں مرکزی حیثیت دینی ہوگی، کیونکہ جرم صرف پکڑنے سے نہیں، جرم سمجھنے سے روکتا ہے۔ This was not just one man's event, it was a collective failure۔ جاوید اقبال کی کہانی 2001 میں ختم ہوئی، مگر جن بچوں کو اس نے اپنا شکار بنایا، ان کے خاندانوں کی کہانی آج بھی جاری ہے۔ وہ درد آج بھی موجود ہے، وہ خالی جگہ آج بھی بھری نہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ ان بچوں کو یاد رکھا جائے جنہیں بھلا دیا گیا، تاکہ ہم اس نظام کی خامیوں کو پہچانیں، اور تاکہ ہم بطور معاشرہ یہ عہد کر لیں کہ کوئی بچہ بھی انویزیبل نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں دبائی جائے گی، اور کوئی رپورٹ کسی فائل میں دفن نہیں ہوگی۔ A society is judged not by its great achievements, but how it protects its most vulnerable۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آگاہی وہ پہلا قدم ہے جو تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے۔